एक सम्राट जो कि अब बूढ़ा हो चुका था। उसे अपने 3 पुत्रों में से किसी एक को सम्राट बनाना था। लेकिन सम्राट के सामने समस्या बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसके तीनों पुत्र बल, बुद्धि और राजनीति में एक से बढ़कर एक थे। वह निर्णय ही नहीं ले पा रहा था कि अपना उत्तराधिकारी किसको बनाए। वह पिछले कई दिनों से इसी सोच में था कि किसी तरीके से यह पता चल जाए कि इनमें से सबसे अच्छा सम्राट कौन बन सकता है, कौन है जो उसके साम्राज्य को और भी ज़्यादा विकसित कर सकता है। उसने कई बार अलग अलग तरीक़ों से अपने पुत्रों की परीक्षा भी लेने की कोशिश की। उसने उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछे। तीनों राजकुमार राजा की नज़रों में एक समान ही सिद्ध हुए। राजा की समस्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्हीं दिनों सम्राट के राज्य में एक सन्यासी भिक्षा मांगने आया हुआ था। इसलिए सम्राट उनसे आग्रह करता है कि वे आज भोजन उनके महल में करें, इसके बाद वे वहाँ से भिक्षा लेके जा सकते हैं। सन्यासी सम्राट की बात मान लेता है और दोनों भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। जब वे भोजन कर रहे थे तो सन्यासी सम्राट के चेहरे को देखकर यह अनुमान लगा लेता है कि सम्राट को कोई चिंता सता रही है। भोजन के पश्चात वे दोनों जब बातें कर रहे थे तो सन्यासी ने सम्राट से पूछ ही लिया कि महाराज, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप कोई समस्या में हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे आप अपनी चिंता बांट सकते हैं। सम्राट ने कहा, समस्या इस बात की है कि मैं अपना उत्तराधिकारी किसे बनाऊं। मेरे तीनों ही बेटे किसी भी बात में एक दूसरे से कम नहीं हैं। तीनों एक से बढ़कर एक हैं। समझ नहीं आता कि किसके हाथों में साम्राज्य ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। ये सुन उस बूढ़े सन्यासी ने हंसते हुए कहा, इस समस्या का समाधान तो बहुत ही आसान है। फिर उस सन्यासी ने सम्राट को एक तरकीब बताई जो कि सम्राट को बहुत पसंद आई। इसके बाद सन्यासी ने सम्राट से आज्ञा ली और वे वहाँ से चला गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद सम्राट ने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उन तीनों को गेहूं से भरा एक एक बोरा देते हुए कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। लौटने का समय निश्चित नहीं है, शायद 2 या 3 साल भी लग सकते हैं। लेकिन जब तक मैं लौटूं तो तुम लोगों को ये गेहूं का बोरा मुझे सुरक्षित वापस लौटाना है। एक भी दाना इधर का उधर नहीं होना चाहिए। इसके बाद सम्राट तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। राजा का सबसे बड़ा पुत्र उस गेहूं के बोरे को एक तिजोरी के अंदर रख देता है और उस पर एक ताला लगा देता है, इस उम्मीद से कि जब तक पिता वापस आएंगे तो उन्हें ये बोरा सुरक्षित वापस लौटा दूंगा। दूसरा पुत्र सोचता है कि गेहूं को तिजोरी में रखना तो बेवकूफ़ी होगी, क्या पता कितना समय लग जाए पिताजी को आने में। तब तक गेहूं में कीड़े लग सकते हैं और वो सड़कर ख़राब भी हो सकते हैं। ये सब सोचकर उसने गेहूं को महल के पीछे पड़े एक खाली मैदान में ज़मीन पर फेंकवा दिया, ये सोचकर कि इससे इतनी फसल तो हो जाएगी कि पिता को एक बोरी गेहूं लौटा दूंगा। लेकिन वे कोई किसान तो था नहीं, उसे फसल उगाने की कोई समझ नहीं थी। उसने गेहूं को ऐसे फेंका था जैसे कोई किसान कभी नहीं फेंकता। उसने ज़मीन की जांच भी नहीं की थी कि ज़मीन उपजाऊ है भी कि नहीं। उसने तो उस गेहूं को बस भगवान भरोसे वहाँ ऐसे ही फेंक दिया था कि भगवान तो वैसे भी इतने पेड़ पौधे उगा देते हैं, तो क्या पता वे इस गेहूं को भी उगा दें। सबसे छोटे बेटे ने सोचा कि गेहूं को तिजोरी में रखना तो साफ साफ मूर्खता होगी। पिताजी के वापस लौटने तक वे सड़कर राख बन जाएंगे। यूं ही गेहूं को जमीन पर बस फेंक देना, ये तो अपने आप उग जाएंगे। ये काम भी जोखिम भरा है। इसलिए उसने एक निर्णय लिया। वे एक किसान के पास गया। उसने उस किसान की मदद से एक अच्छी उपजाऊ जमीन वाला खेत ढूंढा, उसे जुतवा कर अच्छे से तैयार करवाया और फिर उसमें बीज बोए। उसने समय समय पे खेत में खाद और पानी दिया। 3 साल बाद जब पिता वापस आए तो बड़े बेटे ने तिजोरी खोल के दिखाई तो गेहूं सड़कर राख बन चुके थे। पिता ने क्रोधित होते हुए कहा, मैंने तुम्हें जीवित दाने दिए थे जिनमें असीम संभावनाएं थी, जो विकसित होकर इन 3 वर्षों में 100 गुना भी हो सकते थे। लेकिन तुमने जीवित दानों को मार दिया। जो विकास की संभावनाएं थी तुमने वह भी नष्ट कर दी। भला मैं तुम्हारे हाथों में राज्य कैसे दे सकता हूँ? तुम कुछ ही वर्षों में उसका भी यही हाल कर दोगे। सम्राट ने दूसरे पुत्र से पूछा कि उनके दाने कहाँ हैं। वे पिता को महल के पीछे पड़ी बंजर जमीन के पास ले गया जहाँ उसने दाने फेंक दिए थे। लेकिन वहाँ गेहूं का एक भी पौधा नहीं था, वहाँ केवल कुछ कांटेदार पेड़ थे। दाने फेंकने के बाद वे राजकुमार वहाँ कभी देखने भी नहीं गया था। पिता ने कहा कि कहाँ हैं गेहूं के पेड़? तो फिर पुत्र ने कहा, मैंने तो यहीं बोए थे, पता नहीं कहाँ गए। सम्राट ने पूछा, गेहूं बोने से पहले तुमने ज़मीन की जांच की थी?
बेटे ने सर हिलाते हुए ना में जवाब दिया। तू भी राज्य को संभालने के लायक नहीं है, सम्राट ने कहा। फिर सम्राट ने तीसरे पुत्र से पूछा तो तीसरा पुत्र उन्हें एक विशाल खेत के पास ले गया। सम्राट ने जितने गेहूं उसे दिए थे उसका हजारों गुना हो चुका था। बड़ा से बड़ा होता चला गया था खेत, क्योंकि जितना भी गेहूं होता वह उसे अगले वर्ष फिर उसी खेत में बो देता था। पिता देखकर हैरान हो गया। उसके सामने एक विशाल लहराता खेत था जिसमें जीवन था, हवाएं थी जिसकी सुगंध को दूर तक ले जा रही थी। सूरज की किरणें जिस पर गिरकर चमक रही थी। हरियाली से आंखों को सुकून और मन को शांति मिल रही थी। झूमती फसल को देखकर पिता का दिल भी झूम उठा और वह उत्साह से चिल्लाकर बोल उठा कि राज्य को तो तू ही संभाल सकता है, क्योंकि जो छोटे छोटे बीजों को नहीं संभाल पाए वह इतने बड़े साम्राज्य को कैसे संभालेंगे। और वह राजा उस छोटे बेटे को साम्राज्य सौंप देता है। दोस्तों, यह वह 3 राजकुमार दुनिया के 3 अलग अलग प्रकार के लोगों की तरह हैं और उन्हें मिलने वाले गेहूं के बोरे हम सबको मिलने वाले समय की तरह हैं, जो कि सबको एक समान ही मिलते हैं संभावनाओं को विकसित करने के लिए। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। ठीक उस पहले राजकुमार की तरह जिसने जरा भी प्रयास नहीं किया उस गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए, उसी तरीके से हम भी अपने जीवन को फालतू के कामों में लगा के समय को बर्बाद कर देते हैं और अपने जीवन की सभी संभावनाओं को नष्ट कर देते हैं। कुछ लोग उस दूसरे राजकुमार की तरह होते हैं जो समय की कीमत को समझते तो हैं परंतु जरा भी प्रयास नहीं करते और ना ही कर्म करते हैं। उनके हर प्रयास आधे अधूरे ही रह जाते हैं। अपनी असफलता का डर से और आलस की वजह से हर काम में आधा अधूरा ही प्रयास करते हैं और जिंदगी भर असफलता का मुंह देखते रह जाते हैं। बस कुछ ही विरले होते हैं जो तीसरे राजकुमार की तरह होते हैं, जो अपने समय में आने वाले हर मौके का उपयोग करते हैं। यह कर्मयोगी अपने कर्म करने के लिए जल्दी से जल्दी लग जाते हैं। इनके मन में कोई डर ज़्यादा देर तक घर नहीं कर सकता।